हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग अब तक जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन उसमें जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं थी। जितना भी पढ़ाया गया है सभी वीडियो को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। बाकी आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है और कुछ भी इसमें जो है छोड़िएगा नहीं। ठीक है, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ चीजें जैसे आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो उसके थ्रू भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आज हम लोग उसके आगे ही बात करेंगे आपका काल विभाजन, जो कि बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो है इसमें से आगे आप एक भी वीडियो को स्किप या मिस मत करिएगा, क्योंकि आपका जो भी आप पढ़ाया जाएगा वो आपका पेपरों में और कहीं ना कहीं आपका जो है आता रहता है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जितना पिछला पढ़ाया गया है उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन काल विभाजन हो गया चाहे आदिकाल भक्ति काल, इन सब से क्वेश्चन आपका आना निश्चित रूप से 100% है। ठीक है, तो इसमें से आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा सभी को। और जो भी टीजीटी पीजी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, सारी क्लासें यहाँ पर अवेलेबल होंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग काल विभाजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। बात करते हैं हम लोग काल विभाजन की। तो काल विभाजन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? साहित्य में जो है आपके काल विभाजन की आवश्यकता की अगर हम बात करें कि इसमें आवश्यकता किस लिए पड़ी काल विभाजन की, तो ठीक है, इसका जानना जरूरी है कि आखिर काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो है सभी साहित्यकार ने काल विभाजन क्यों किया? तो साहित्य में जो साहित्यकार थे वो आपका जो साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को पता लगाने के लिए, ठीक है, कब कौन सा आपका परिवर्तन हो रहा है, कौन से आपके काल में हो रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए काल विभाजन बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, जन चेतना का भी पता लगाने के लिए उन्होंने किया, या किस काल में उत्थान हो रहा है पतन हो रहा है, कैसे पता चलता कि कब उसका जो है उत्थान हो रहा है पतन हो रहा है आगे जब लिखने के लिए, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसको हम लोग एक बार लिखकर भी देख लेते हैं कि साहित्य में आपकी काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो देख लेते हैं इसमें काल विभाजन की आवश्यकता क्यों। ठीक है, काल विभाजन की आवश्यकता क्यों, तो इसके पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम लोग एक दो पॉइंट। पहला देखेंगे साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना, दूसरा देखें तो साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना, साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखें तो जन चेतना, जन चेतना का पता लगाना। चौथा पॉइंट देखें तो परंपराओं परंपराओं के उत्थान पतन उठना। परंपराओं के उत्थान पतन को देखना। ठीक है,
काल विभाजन की आवश्यकता इन चार आपके लाइनों में जो है परिभाषित किया जा सकता है कि साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, और साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना। साहित्यिक प्रवृत्तियों मतलब साहित्य में हो रहे जो विशेषताएं थी उसके आधार पर उसको ज्ञात करने के लिए, जन चेतना का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर बहुत ज्यादा आपका जो है किस काल में ज्यादा लोग जागरूक वो सब थे, ठीक है, तो जन चेतना का पता लगाना, परंपराओं के उत्थान पतन को देखना कि जो परंपराएं थी कब उनका बहुत उत्थान हुआ, कब उसका पतन होता चला गया, ठीक है, तो इन सब का पता लगाने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी था। आपके बहुत सारे साहित्यकार ने काल विभाजन किया है, तो आपका पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस साहित्यकार ने आपका कितने भागों में विभाजित किया, या उनका सन पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपके चाहे शुक्ल जी हो गए, हजारी जी हो गए, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको एक भी वीडियो इसमें से आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे इसके, तो काल विभाजन की आवश्यकता जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को ज्ञात करना, साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना, जन चेतना का पता लगाना, परंपराओं के उत्थान पतन को देखना, ये हो गए आपके काल विभाजन की आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके आधार देखेंगे कि कितने आधार पर इसको बांटा गया है। तो अगर आधार बात करें तो 3 आधार इसके थे, ठीक है। एक तो ऐतिहासिक हो गया कि इतिहास के आधार पर आदिकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके आधार पर इन्होंने बांटा है, ठीक है। और साहित्यकार के दूसरा आपके नाम के आधार पर, क्योंकि जिस साहित्यकार का उस समय अगर कहें कि बहुत ज्यादा उन्होंने रचनाएं लिखी, प्रकाशित हुआ उनका, तो उनके आधार पर भी आपका लिखा गया, फिर चाहे वो भारतेंदु जी हुए, शुक्ल जी हुए, द्विवेदी जी हुए, ठीक है, प्रेमचंद युग हुआ, तो उन लेखकों के आधार पर भी, साहित्यकारों के आधार पर भी आपका काल विभाजन किया गया है। और दूसरा बात करें कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, मतलब उस समय की विशेषताओं के आधार पर भी काल विभाजन किया गया है, ठीक है। जैसे आपका वीर गाथा काल, मतलब उस समय राजाओं में और सब में आपके युद्ध का प्रचलन जो है साहित्यकार करते थे, तो वहां पर आपका वीर गाथा काल हो गया। भक्ति काल में आपका जो है जब भक्ति अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है, भक्ति काल उस समय बहुत ज्यादा भक्ति में लोग लीन रहने लगे, या कहें कि और भी जो है भक्ति में उदय हुआ उस समय, तो वहां भी आपका भक्ति काल का नाम दिया गया। और अगर रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल आपका जब श्रृंगारिक हुआ, लक्षण ग्रंथों का या अलंकार रीत आपका जो इन सब रस, इनका ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, तो वहां आपका रीतिकाल का जो है नाम दिया गया, ठीक है। और अगर हम लोग गद्य काल की बात करें तो उस समय गद्य का विकास हुआ था, रामचंद्र शुक्ल ने जो है कहा था कि उस समय गद्य का विकास उदय हुआ, तो इसलिए उन्होंने उनका गद्य काल नाम दिया, ठीक है। तो इससे विशेषताओं के आधार पर भी इसको नाम दिया गया। तो आधार उसके हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार थे, एक बार लिख लीजिएगा। डाल लीजिएगा काल विभाजन का आधार, काल विभाजन का आधार, काल विभाजन का आधार कितने भागों में हुआ है काल विभाजन का आधार? पहला अगर कहें तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक कालानुक्रम, ऐतिहासिक कालानुक्रम, साहित्यकार के नाम के आधार पर, ठीक, ऐतिहासिक कालानुक्रम साहित्यकार के नाम के आधार पर। तीसरा क्या था इसमें? तीसरा क्या था आपका? साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्यिक प्रवृत्तियों के या
प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, ये तीन आपके आधार थे जो काल विभाजन के थे। पहला क्या था? ऐतिहासिक कालानुक्रम साहित्यकार के नाम के आधार पर, और तीसरा साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा कि इन्हीं तीन के आधार पर विभाजन किया गया। पहला अगर बात करें तो आदिकाल हो गया, दूसरा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, चौथा हो गया आपका आधुनिक काल। ये हो गए आपके ऐतिहासिक कालानुक्रम। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग साहित्यकार के नाम के आधार पर। तो इसमें पहला कौन सा है? भारतेंदु युग। दूसरा देखेंगे हम लोग द्विवेदी युग। तीसरे की बात करें तो शुक्ल युग। चौथा अगर बात करें तो आपका प्रेमचंद युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और प्रेमचंद युग। और इसके आगे हो गया साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। तो पहला आपका वीरगाथा काल, दूसरा आपका भक्ति काल, तीसरे की अगर बात करें वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, चौथा हो गया आपका गद्य काल। ठीक है, ये हो गए इसके आधार कि कौन कौन से आधार पर इनको बांटा गया है। तो आपका ऐतिहासिक कालानुक्रम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक कालानुक्रम हो गया। साहित्यकार के नाम के आधार पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। और उसके बाद साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार कौन कौन से? तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। आपके जितने भी साहित्यकार ने काल विभाजन किया है तो इन्हीं के नामों का ही, चाहे वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया होगा या तो आपके जो है ऐतिहासिक हो गया या साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। तीनों के ही आधार पर आपके जो सभी साहित्यकार हैं उन्होंने कोई ना कोई आपकी जो विशेषताएं थी या विशेषता के आधार पर किया, या ऐतिहासिक कालानुक्रम के आधार पर किया, या आपके साहित्यकार के नाम के आधार पर किया। तो ये अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि आपको याद भी इन्हीं सभी के नाम को ही करना होगा कि किसने जो है आपके हजारी प्रसाद ने किसका क्या यूज किया है, शुक्ल जी ने क्या आपका जो है काल विभाजन किया है, मिश्र बंधुओं ने क्या किया है। तो आपको अच्छे से जो है जब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सन हो गए, उनकी याद आपको कुछ ही के करने हैं, सबके नहीं करने हैं। ठीक है, जो कि चाहे वो सर्वमान्य जो भी होगा वो लिखाया जाएगा आपको। लेकिन आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके चाहे शुक्ल के आधार पर इन्होंने जो है किसका माना है। ज्यादातर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुक्ल जी हैं, लेकिन चाहे वो राम कुमार हो गए, तो इंपॉर्टेंट आपके सभी हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग सभी पेपरों में आते ही आते हैं। तो उनको तो हम पढ़ेंगे ही अच्छे से, बाकी छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, कि ताकि आपका कोई भी पेपर में इस समय आपका आ जाता है तो आप छोड़िए कुछ भी नहीं। ठीक है, पढ़ना आपको सब कुछ है, और खास करके जो इम्पोर्टेंट है उन्हें तो अच्छे से बैठाना है, बाकी पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके अलावा। यहाँ अगर हम लोग बात करें कि हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है किसने किसने माना है, तो आपके बात करें कि गरशाद तासी हो गए या शिव सिंह सेंगर हो गए, इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। ठीक है,
आपके कि इन्होंने काल विभाजन को माना हो या नहीं हो, तो कोई प्रयास नहीं किया है। तो इनको इतना ही लिखना है इसमें कि गरसाद तासी शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। ग्रियर्सन ने आपका काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया है। तो इनको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो है सबसे पहले अगर कालानुक्रम पद्धति का जो किसी ने प्रयोग किया तो वो आपके ग्रियर्सन थे। ठीक है, तो ग्रियर्सन ही जो है काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। उसके पहले जो आपके गरसाद तासी, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। पद्धतियों में हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लीजिएगा हिंदी साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा फर्स्ट, गरसा द तासी, गरसा द तासी। दूसरे हो गए आप ठाकुर शिव सिंह सेंगर। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है गरसाद तासी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। तो इन दो लोग को इतना याद रखिएगा कि गरसाद तासी, शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, तो आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग तीसरा आपका देखेंगे ग्रियर्सन। तो काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा काल विभाजन का प्रथम प्रयास। काल विभाजन, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो आपके ग्रियर्सन जी ने। काल विभाजन का प्रथम प्रयास, काल विभाजन का प्रथम प्रयास। ठीक है, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो ग्रियर्सन ने। इतना दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अगर इससे पहले किसी पूछा जाता है तो इससे पहले किसी ने नहीं किया है, तो आपका ग्रियर्सन जी ने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया है। इन्होंने 11 भागों में काल विभाजन किया है। ठीक है, 11 युगों में बांटा है इन्होंने काल विभाजन को। कौन कौन से थे? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के विकास क्रम, विकास क्रम को, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित 11 युगों में बांटा गया है। ठीक है, 11 युगों में बांटा गया है। पहला देखते हैं इसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल 15वीं सदी का, 15वीं सदी का धार्मिक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण।
सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा देखेंगे कि जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। चौथा हो गया आपका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का, जायसी की प्रेम कविता। चौथा हो गया आपका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या है आपका, मुगल दरबार, मुगल दरबार। ठीक है, पांचवा हो गया आपका मुगल दरबार। छठा हो गया आपका तुलसीदास, नाम के आधार पर इन्होंने किया है, तुलसीदास। सातवां हो गया आपका रीति काव्य, सातवां हो गया आपका रीति काव्य। उसके बाद हम लोग ऊपर देख लेते हैं, आठवां तुलसीदास, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि हो गए आपके। ठीक है, आठवां हो गया। नौवां कौन सा है, नौवां हो गया आपका 18वीं सदी। ठीक है, आठवां तुलसीदास का परवर्ती कवि। नौवां हो गया 18वीं सदी। नौवां। दसवां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। 11वां हो गया विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां आपका विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये थे आपके 11 भागों में जो है आपके ग्रियर्सन जी ने बांटा था। तो इतना याद रखिएगा कि काल विभाजन का इन्होंने प्रथम प्रयास किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित 11 युगों में इन्होंने बांटा है। कौन कौन से युग थे, तो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास और रीति काव्य थे। और 8वां देखें तो तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान थे। ये जो है ग्रियर्सन का काल विभाजन था, जो कि आपके इसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका, चाहे अन्य ऑप्शन देके उसमें तुलसीदास या रीति काव्य डाल दिया जाता है, तो आपको उसमें पहचानना होता है कौन सा इसमें नहीं है। तो काल विभाजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, और हम लोग एक बार फिर से जो है आपका रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो काल विभाजन की आवश्यकता इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य में हो रहे दिशा परिवर्तनों को, उसकी प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए, जन चेतना का पता लगाने के लिए, उत्थान पतन का पता लगाने के लिए, तो उसकी आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो काल विभाजन के आधार की अगर हम लोग बात करें कि काल विभाजन का जो आधार था वो किन आधार पर, तो ऐतिहासिक आधार, आपके साहित्यकार के नाम के आधार पर और आपके साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर था। ठीक है, साहित्य के विशेषताओं के आधार पर था। पहले अगर काल विभाजन का प्रयास की बात करें तो काल विभाजन आपके गर्षाद तासी और सीसी सिंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। और काल विभाजन का प्रथम जो काल विभाजन किए थे तो आपके ग्रियर्सन थे। अगर पूछा जाता है काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो आपका ग्रियर्सन ने। कितने भागों में इन्होंने बांटा, तो 11 युगों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 11 युगों में काल विभाजन का जो है विभाजन जो आपके ग्रियर्सन जी ने किया था। ठीक है, बाकी इनके नाम एक बार याद रखेंगे, देख लेंगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार
अच्छे से। और बाकी हम लोग जो हजारी प्रसाद शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, इनका जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि जो भी बच्चे टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें वीडियो, ताकि आप वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लगभग 20,000 से प्लस ही वैकेंसी आने वाली हैं। तो जितना हो सके इसे शेयर करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।